हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। अभी हमने अपने इस सेशन का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पार्ट 1 ही करा है। बीच में कुछ गैप आ गया, अप्रॉक्स लगभग 10 दिन का गैप आ गया। जो इसका पहला पार्ट था 15 सितंबर को गया था, और उसके बाद बिकॉज ऑफ जो स्टूडेंट मेरे साथ कनेक्टेड हैं उन सब के हाफ ईयरली चल रहे थे, तो इस वजह से इस सीरीज़ में थोड़ा गैप आ गया है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वाले चैप्टर में। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वाले चैप्टर में स्टार्टिंग में हमने जो एक लेक्चर लिया था, इंट्रो लेक्चर लिया था, उसमें सिर्फ हमने यही चीज़ें पता करी थी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किस वे में हम उसको जानते हैं, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, या नेचर ऑफ लाइट के बारे में हमने पता करा था कि वेव नेचर होता है और पार्टिकल नेचर होता है, या उसको हम क्वांटम से कनेक्ट करते हैं उसकी टर्मिनोलॉजी को। ठीक है। और इसके साथ साथ जहाँ तक मुझे लगता है कि एक तुम्हें हाफ ईयरलीज के बाद एक थोड़ा सा रियलिटी चेक मिल गया होगा अपने तैयारी में कि आपकी तैयारी अभी चल कैसी रही है ना। जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ अभी है कि तुम्हें ये पता चल रहा होगा जो तुम्हारा वे ऑफ राइटिंग है क्वेश्चंस का, कि क्वेश्चन समझ के किस तरीके से तुम लिख रहे हो अपने टॉपिक्स को, वो तुम्हें थोड़ा रियलिटी चेक मिल रहा होगा कि टीचर्स किस वे में तुम्हारे आंसर्स को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, रिलेवेंट जा रही हैं चीज़ें कि नहीं जा रही हैं। तो कहने का मतलब जो रिलेवेंट और इररिलेवेंट टॉपिक्स की हम बात करते हैं कि बच्चे लिखने में थोड़ी सी दिक्कत करते हैं कि इस आंसर को मैं रिलेवेंट कैसे बनाऊं, कि मतलब मैं किस तरीके से इसको बेहतर ढंग से लिख सकता हूं। मीनवाइल अगर मैं कहना चाहूँ अदर वर्ड्स में कि उसकी टर्मिनोलॉजीज क्या होती हैं, तो उसको भी हम उसको ध्यान में रखते हुए लेके चलेंगे। और जैसे कि हमने इससे पहले वाले टॉपिक में क्या क्या पढ़ा, एक बार हम उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हमने लाइट की डेफिनेशन ही देखी थी। दूसरी बात हमने इसमें देखी थी कि लाइट जो है वो उसका नेचर की बात हमने करी थी। उससे पहले हमने ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस भी देख लिया था, मतलब वो भी लाइट में ही आ गया। और एक नेचर की हमने 2 टॉपिक ही बात करी है बेसिकली, तो कि नेचर ऑफ लाइट क्या होता है और लाइट हम बेसिकली कहते किसको, और लाइट के बारे में थोड़ा सा हमने इंट्रो लिया था अभी तक, मतलब इसमें हमने ज़्यादा बात नहीं करी थी। अब जो आज हम करने वाले हैं इसमें डेडिकेटेड टू तुम्हारी बुक, जो भी तुम्हारी बुक में है, पॉइंट टू पॉइंट फिर से मैं वही कहना चाहूँगा कि सेम है जैसे तुम्हारी बुक में लिखी हुई चीज़ें उसी वे में लेके चलेंगे, कुछ भी मिस आउट नहीं करेंगे। एक चीज़ हम इस तरीके से लेके चलेंगे, अगर मैं कहूँ कि तुम इस वीडियो को अपनी बुक के साथ कोरिलेट कर सकते हो जिससे कि तुम्हें हेल्प हो। और जैसे कि एक मेरा स्टूडेंट भी कह रहा था कि एक 1 शॉट वीडियो बननी चाहिए, तो वो 1 शॉट वीडियो ना बने उसके पीछे का रीज़न ये है कि मैं ये चाह रहा हूँ कि तुम अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो। जितना टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ उसको इस वीडियो के साथ ही कंटिन्यू रखो, उसी दिन उसको याद करो, जब नेक्स्ट वीडियो आए तो उसके आगे चलो। तो मतलब ये उस तरीके का पैटर्न में नहीं लेके चलना की कोशिश कर रहा हूँ कि एक एग्ज़ाम टाइम के हमने वीडियो देखी और हमारा हो गया, नहीं। यहाँ पर मेन गेम है कंसिस्टेंसी का, जो कि ज़्यादातर बच्चे नहीं समझ पाते कि जो पढ़ाई है वो इसलिए टफ है उनके लिए क्योंकि वो उसको रेगुलर वे में एक तरीके से नहीं कर रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसकी मैं एक वीडियो भी बना सकता हूँ पूरे चैप्टर की, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जब हम छोटी छोटी वीडियोस बनाते हैं, मतलब बहुत लंबे पार्ट्स बनाते हैं, तो उसमें बेसिक चीज़ें हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर पाते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि इससे तुम कंसिस्टेंट रहना सीखोगे कि मैं कंसिस्टेंट रहूँगा, मैं जितना डेली वीडियो में पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ूँगा, उसके बाद मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। ठीक है। तो बात थी जो मुझे लगा था कि तुम्हारे साथ डिस्कस करना चाहिए, ये हो गए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आपके बुक के हिसाब से जो नेक्स्ट टॉपिक इसमें निकल के आ रहा है, वो अब पूरा टॉपिक हमने लाइट के बारे में पढ़ लिया, नेचर ऑफ लाइट पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, वो है जो आपकी बुक में दे रखा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मतलब अलग से एक हेडिंग दे रखी है आपकी बुक में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के नाम से। तो इसके बारे में आपकी बुक में एक डेफिनेशन दे रखी है, वो क्या दे रखी है कि द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज, कि वो प्रोसेस जिसकी वजह से जो लाइट रेज है वो वापस जाती हैं। कब जाती है वापस? विच फॉल ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जब वो किसी ऑब्जेक्ट की सरफेस पे पड़ती हैं उसके बाद वो वापस जाती हैं। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है। इसको मैं लिख के भी आपको बता देता हूँ जिससे कि आप इसको समझ पाए और ढंग से, कि यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि द प्रोसेस, वो प्रोसेस किसका, यहाँ पे वर्ड्स ध्यान रखने हैं, जो टर्मिनोलॉजीज की मैं स्टार्टिंग में बात कर रहा था वो चीज़ ध्यान रखनी है कि आंसर राइटिंग मस्ट बी इन देयर प्रॉपर मैनर, रिलेवेंट होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही कुछ भी ऊट पटांग भाषा में मत लिख के आना।
मार्किंग स्कीम उसी तरीके से बनती है, उसी तरीके से ही लिखना, बुक की लैंग्वेज को समझ समझ के पढ़ो। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि अंडरलाइन करूँ उन वर्ड्स को जो तुम्हारे लिए रिलेवेंट हो आंसर राइटिंग में। ठीक है, तो जैसे तुम्हारी बुक में लिखा था प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक, किसकी बात कर रहा है? सेंडिंग बैक। तो यहाँ पर एक वर्ड तुम्हें समझ आया ना कि ये नॉर्मल अगर मैं लिखूंगा तो मैं सेंडिंग बैक नहीं लिखूंगा, मैं कुछ और लिख दूंगा, इजी वे ढूंढ लूंगा इसको लिखने का। द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ लाइट, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट लिख सकते हो स्पेसिफिक करने के बाद। प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट, कौन सी लाइट? कौन सी लाइट है ये लाइट है लाइट रेज विच आर कमिंग। ये लाइट रेज कहाँ से आ रही है? द लाइट रेज विच फॉल ऑन द सरफेस, कहाँ पे पड़ रही है? किसी सरफेस में, मतलब ये बोर्ड है इस पे भी लाइट पड़ रही है। द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक लाइट रेज विच फॉल ऑन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ रही है, विच फॉल ऑन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की कहाँ पे पड़ी है? पूरा ऑब्जेक्ट की सरफेस पे, ऑन द ऑब्जेक्ट सरफेस। इसी चीज को हम क्या बोल देते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोल देते हैं। तो मतलब अगर आपसे पूछें या आपके आंसर में ये सेंटेंस बन रहा है या इस तरीके का आपको आंसर लिखना है, तो प्रॉपर मैनर में आप लिखेंगे कि वो प्रोसेस जहाँ पर कि जो सेंडिंग बैक द लाइट रेज को वापस भेजना है। कौन सी लाइट रेज को? कि विच फॉल ऑन द ऑब्जेक्ट सरफेस, जो कि सरफेस, किसकी सरफेस? ऑब्जेक्ट की सरफेस पे जो लाइट पड़ी, जब वो वापस जाती है गिरने के बाद उस पर, उसी को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ऑन द सरफेस इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इतनी बात समझ आई? तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आपको प्रॉपर मैनर में चीज़ें लिखनी आनी चाहिए और इंपॉर्टेंट वर्ड्स पता होने चाहिए। जैसे यहाँ पे एक वर्ड है विच फॉल ऑन ऑब्जेक्ट सरफेस, ये बात समझ आ गई। अब इसके बाद आपकी बुक में इसको ही एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रखा है, एक डायग्राम दे रखा है, उसको देखते हैं क्या कह रहा है आगे। ये क्या कह रहा है कि अब हम बात कर रहे हैं कि जो लाइट रे है वो कहीं पर भी गिर सकती है, हर जगह गिर रही है। जैसे इस रूम में अगर लाइट जल रही है तो वो क्या करेगी? वो इस वाइट बोर्ड पे भी गिरेगी, वो मेरे ऊपर भी गिर रही है, वो दीवार पे भी जा रही है, दीवार की टाइल्स पे भी जा रही है। तो डिफरेंस क्या है? अगर किसी ऐसी सरफेस पे पड़ रही है जो रफ सरफेस है, जिस पे बहुत ज़्यादा जो प्लेन सरफेस नहीं है, शाइनी सरफेस नहीं है, तो वहाँ पर चीज़ें किस तरीके की होंगी? वहाँ पर हमें एग्जैक्टली कहीं पे एक शाइनी पोर्शन नहीं मिलेगा जैसे बोर्ड पे हमें मिल रहा है अभी, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर मुझे अपना प्रॉपर रिफ्लेक्शन चाहिए कहीं पर, या मिरर की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, तो अगर हम मिरर को स्पेसिफिकली देखेंगे तो हमें एक प्रॉपर रिफ्लेक्शन चाहिए। उसके लिए हमने एक चीज़ बना दी कि भैया मिरर होता है। अभी मिरर तो हम नॉर्मल भाषा में उसको बोल देते हैं। अच्छा हाँ, मिरर से मुझे याद है कि एक चीज़ बच्चे जो शायद गलती कर देते हैं कि दो शब्द हमारे पास निकल के आते हैं, ऑफ द टॉपिक है लेकिन समझ लो। एक होता है ग्लास, एक होता है मिरर। इन दोनों में फ़र्क है बेटा। मिरर का मतलब हो गया जिसमें मेरे को प्रॉपर रिफ्लेक्शन मिल रहा है, जहाँ पर मैं अपने आप को एग्जैक्टली देख पा रहा हूँ, मिरर। और अगर मैं बात कर रहा हूँ ग्लास की, तो ग्लास रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो सकता है, लेकिन इट्स अ पीस ऑफ स्लैब। एक स्लैब है, ग्लास का एक स्लैब हो सकता है, जो कि हम कहाँ बात करते हैं इसकी? रिफ्लेक्शन में नहीं, रिफ्रैक्शन में बात करते हैं। मतलब यहाँ से तो मिरर में तो टकरा के वापस जाएगी, अगर मैं नॉर्मल भाषा में समझाऊँ तो मैं साइंस की, और यहाँ पे सीधा अंदर चल जाएगी। तो मतलब यहाँ पे ग्लास स्लैब, अगर मैं मिरर स्लैब नहीं बोलूँगा कभी भी, मैं ग्लास स्लैब बोलूँगा। और मिरर क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इन दोनों बातों का ध्यान रखना, ठीक है। ये चीज़ होपफुली तुमने लिख ली होगी। इसके आगे मैं चल रहा हूँ उसको लेके कि अब यहाँ पर आपकी बुक क्या बोल रही है कि द ऑब्जेक्ट हैविंग पॉलिश्ड शाइनी सरफेस रिफ्लेक्ट मोर लाइट देन ऑब्जेक्ट हैविंग अनपॉलिश्ड। या मैं डल सरफेस की बात करूं तो यहाँ पर ये क्या कहना चाह रहे हैं, आपकी बुक में जो समझा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है जो कि डल है और कोई ऑब्जेक्ट जो शाइनी है ना, कोई जो, अगर हम नॉर्मल बात लें कि हम क्या करते हैं कि अगर हम मिरर की बात करते हैं तो शाइनी सरफेस है, और अगर हम दीवार की बात लें तो वो शाइनी सरफेस नहीं है, वो डल सरफेस है। तो अगर मैं क्या करूँगा, मेरे को प्रॉपर रिफ्लेक्शन चाहिए, जो आपकी बुक में लिखा है कि हमें एक शाइनी सरफेस चाहिए होगी कि जहाँ पर उसका प्रॉपर रिफ्लेक्शन हो। डल सरफेस पर रिफ्लेक्शन तो होता है लेकिन उस वे में नहीं होगा
कि वो एक शाइनी चीज़ या प्रॉपर रिफ्लेक्शन, हमें एक पाथ नहीं दिखेगा उसका। ठीक है, इसको और इन्होंने किस तरीके से समझा एक बार देख लेते हैं कि इन्होंने इसको डायग्राम से बताया है। और डायग्राम से बताने का मतलब ये है कि अगर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, यहाँ पर हमने क्या करा, एक मिरर लिया, तो जब भी हम कभी मिरर ड्रॉ करेंगे तो हम क्या करेंगे, उसका एक साइड पे हमें से इसको शाइनी दिखाएंगे, भैया एक साइड से हमने इसको पॉलिश कर रखा है। तो जब हम यहाँ पे से एक रे लेके जाएंगे, ये रे जब इस पर गिरेगी, अगर ये शाइनी सरफेस है, क्या है, इसको मैं मेंशन कर देता हूँ कि क्या है, शाइन है इस सरफेस पे, कि इस सरफेस पे क्या शाइन है, मतलब कि इसको हमने पॉलिश कर रखा है, या पॉलिश सरफेस लिख देता है अभी इसको। ठीक है, ये एक पॉलिश्ड सरफेस है ये वाली, और ये इसके सामने वाली क्या हो जाएगी, अगर यहाँ पर मैंने पॉलिश करी है तो इसके सामने वाली सरफेस क्या हो जाएगी, शाइनी सरफेस हो गया हमारे लिए, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि जो रिफ्लेक्शन हो रहा है इस पे, वो इस साइड पे होगा, डल सरफेस पे नहीं होता है। ठीक है, अब जब यहाँ पर कोई रे गई, ये यहीं पे जहाँ पर हिट हुई यहीं पे से वापस चली जाती है, जो आपकी बुक में बता रखा है। कहने का मतलब ये है कि आंसर राइटिंग में इतना ज़्यादा पूछते नहीं, बट हमें बेसिक ध्यान रखना है कि कभी भी अगर हमें रिफ्लेक्शन की बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छा कहाँ दिखेगा, हमें शाइनी सरफेस पे दिखेगा। दूसरी बात कि अच्छा शाइनी जो सरफेस है वो बनेगी कैसे, हम कैसे किसी सरफेस को शाइनी बना सकते हैं, तो हम कहेंगे भैया पॉलिश कर देते हैं। तो पॉलिश किसकी करें, तो हम कहेंगे कि जो सबसे बेस्ट रिफ्लेक्टर है, जो सबसे ज़्यादा बेस्ट रिफ्लेक्टर हमारे पास है, वो कौन है, वो है सिल्वर। वो कौन सा है बेटा, वो सिल्वर है, ये चीज़ ध्यान रखना। सिल्वर इज बेस्ट रिफ्लेक्टर, इज अ बेस्ट रिफ्लेक्टर, ये पॉइंट ध्यान रहेगा, इस चीज़ को ध्यान रखना। इसके बाद क्या कह रहे हैं कि अब ये तो बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा ना, कि अगर हम अपने शीशों के पीछे सिल्वर लगाने की कोशिश करें या सिल्वर के पॉलिश मिरर हम अपने यहाँ पे लेके आ जाए, तो बहुत कॉस्टली होगा। तो हम एक्चुअल में क्या करते हैं, थिन लेयर उसकी अपने मिरर के पीछे लगाते हैं और वहीं से हमारे मिरर बनते हैं। ये बात समझ आ गई आपको, ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी। तो यहाँ पर आपको इस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में ये दो चीज़ें समझा रखी थी। अब हम इसमें आगे चलते हैं आपकी बुक में कि और इसको इन्होंने कैसे समझाया हुआ है। ठीक है, इन्होंने एक चीज़ और कही कि अगर हम बात करें, अ लाइट रे इज अ स्ट्रेट लाइन अलोंग विद अ लाइट ट्रेवल, अ बंडल ऑफ लाइट इज कॉल्ड अ बीम ऑफ लाइट। यहाँ पर दो चीज़ें इन्होंने कही है कि जो लाइट रे है वो स्ट्रेट जाती है अपने पाथ पे, स्ट्रेट, कहीं पे डिफ्लेक्ट नहीं होती है वो। ठीक है, जैसे यहाँ पर भी मैंने रे बना रखी है, स्ट्रेट जाती है। और दूसरी बात, अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर बंडल ऑफ लाइट रेज की, मतलब यहाँ पर तो मैंने सिंगल लाइट रे ही ली है। अगर मैं यहाँ पे बंडल ऑफ लाइट रे बोलूँगा तो उसको क्या बोलूँगा मैं, उसको बोलूँगा बीम ऑफ लाइट। ठीक है, ये दो छोटी सी चीज़ थी। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम समझेंगे जो नेक्स्ट हेडिंग है आपकी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ प्लेन मिरर। कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की अगर हम बात करें एक प्लेन मिरर से तो कैसे होता है रिफ्लेक्शन, यही सेम चीज़ है इसको, बट हम थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी में रख के देखेंगे कि हम किसको कैसे यूज़ करते हैं। अगर हम बात करें कि रिफ्लेक्शन हो रहा है किसमें, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो हो रहा है, लेकिन अब हम एक कंडीशन ले रहे हैं। पहले हमने सिंपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करी, लेकिन अब हम क्या बात कर रहे हैं कि ये प्लेन मिरर से हो रहा है। ये रिफ्लेक्शन कहाँ से हो रहा है, प्लेन मिरर या प्लेन सरफेस। यहाँ पे मैं प्लेन सरफेस मतलब रफ सरफेस या डल सरफेस नहीं, पहले हमने बोला होता दोनों से, लेकिन अब मैं प्लेन सरफेस या प्लेन मिरर ले लेता हूँ यहाँ पर। तो वहाँ पर क्या क्या चीज़ें होती है उसको समझते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि जब हम रिफ्लेक्शन करते हैं किसी प्लेन सरफेस से या मिरर से, तो क्या होगा कि सबसे पहली बात कि अगर मैंने यहाँ पर मिरर बनाया, इसको ध्यान से समझना कि मैंने यहाँ पर मिरर बनाया, तो मैंने इसको मेंशन कर दिया कि भैया ये एम है, ये एम डैश है। पहली चीज़ ये एम और एम डैश है। तो जो ये वाली रे गई ना बेटा यहाँ पर स्टार्टिंग में, ये वाली जो रे गई, इस रे को मैं क्या बोलता हूँ, इंसिडेंट रे बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ बेटा, इंसिडेंट रे बोलता हूँ। क्लियर। और जिस पॉइंट से ये वापस बैक हुई, रिफ्लेक्ट बैक हुई, तो जो ये पॉइंट बना, अगर मैं इसको मेंशन करूँगा कि ये, तो ये क्या है, ये नॉर्मल है। इसकी क्या है, ये नॉर्मल है। ये हमने एक नॉर्मल ड्रॉ करी, ये इमेजिनरी लाइन है। और जो ये रिफ्लेक्ट बैक हुई तो उसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ये बात समझ आ गई। जब हम प्लेन मिरर में करते हैं
तो हमें ये 3 चीज़ें पता होनी चाहिए कि क्या क्या होती है। एक मिरर होता है जिसको हम M और M डैश से डिनोट करते हैं, ये क्या है, नॉर्मल रे, जैसे मैंने बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 3 चीज़ें और पता चलती है जो हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट ऑफ अ प्लेन इन अ प्लेन मिरर ऑन अ प्लेन मिरर या प्लेन सरफेस। तो हम बोलते हैं कि एक इंसिडेंट रे होती है जो कि यहाँ पर पॉइंट N पर या पॉइंट S को O मान लो भी कि पॉइंट O पे मिलती है, उसके बाद नॉर्मल से ये रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्टेड रे बनाती है। ये बात समझ आ गई। और क्या क्या लिखा है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट, द नॉर्मल इज अ लाइन एट अ राइट एंगल टू अ मिरर। मतलब अगर मैं नॉर्मल की बात करूँ यहाँ पर, तो ये राइट एंगल बना रही है ना बिल्कुल मिरर से, तो नॉर्मल किसको बोलते हैं, राइट एंगल बनाने वाली लाइन को बोलते हैं मिरर से। ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। अब इन्होंने दूसरी बात जो कही है कि जब हम मिरर पढ़ लेते हैं कि मिरर में ऐसी इंसिडेंट रे होती है, नॉर्मल रे होती है और रिफ्लेक्टेड रे होती है, इसके बाद हम यहीं पर इसके लॉज पढ़ते हैं। फिर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की मतलब लॉज का सिंपल सा मतलब ये हो गया कि भैया कहीं पर भी अगर रिफ्लेक्शन होगा या हो रहा है तो ये लॉ उसको फॉलो अप करेंगे, मतलब ये लॉ उस चीज़ में अलाउ होंगे या फॉलो करेंगे। या अगर ये नहीं हो रहे हैं, वहाँ पे रिफ्लेक्शन हो ही नहीं रहा है, सिंपल सी बात, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लॉज आते हैं, इसमें हमारे पास सिंपली 2 लॉज आते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की अगर हम बात करें तो क्या लॉ बोलता है, पहला लॉ बोलता है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाइज ऑन अ सेम प्लेन। तो यानी कि यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं कि इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रहे और ये नॉर्मल रहे। तो अकॉर्डिंग, ये फर्स्ट लॉ की बात कर रहे हैं हम। फर्स्ट लॉ, अगर हम फर्स्ट लॉ की बात करें तो ये क्या कहता है कि यहाँ पर जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और कौन सी, और नॉर्मल, ये सारी रेज कहाँ पड़ेंगी, ऑल लाइज ऑन अ सेम प्लेन। पहला लॉ ये बोलता है, ये बात समझ आ गई कि मतलब इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल एक ही जगह पर पड़ेंगी। पहला लॉ ये बोलता है। इसके बाद दूसरा लॉ क्या बोलता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये ध्यान से समझना, ठीक है। रिफ्रैक्शन में चीज़ें अलग हो जाएंगी। एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड ये दोनों बराबर होंगे। सेकंड लॉ क्या बोलेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सेकंड लॉ क्या बोल रहा है, सेकंड लॉ कि एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, ये बोलता है। तो यानी कि कहीं पर भी रिफ्लेक्शन हो रहा होगा तो वहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस फॉलो हो रहे होंगे, उस किसी भी कंडीशन में ये दोनों लॉज फॉलो करेंगे ही करेंगे। यानी जितना एंगल आई होगा उतना ही एंगल आर हो जाएगा। तो यहाँ पर एक कंडीशन निकल के आती है बेटा फिर, कि कंडीशन क्या बोलती है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो इंसिडेंट रहे वो सीधा नॉर्मल पे आ जाए। अगर वो नॉर्मल पे आ गई तो क्या होगा, तो कभी ऐसी अगर सिचुएशन हो या ऐसी कंडीशन या ऐसा क्वेश्चन तुमसे पूछें जो कि तुम्हारी बुक में भी मेंशन है कि अगर जो आपकी इंसिडेंट रे है वो 90 डिग्री हो, 90 डिग्री पे 90 डिग्री का एंगल बनाए तो क्या होगा। फॉर एग्जांपल कि ये मेरे पास मिरर है, ठीक है, और इस मिरर पे मैंने क्या करा कि जो मेरे पे नॉर्मल वाला पाथ था उसी पे मेरी इंसिडेंट रे भी आ गई। इंसिडेंट रे नॉर्मल वाले पाथ पे तो इसी से ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि व्हाट, जैसे क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट हैपन व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल्स नॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ मिरर, कि क्या होगा कि अगर इंसिडेंट रे नॉर्मली पड़ेगी, मतलब नॉर्मल एंगल बनाया हो, इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड दोनों यहीं पे से जाएंगी, रिफ्लेक्टेड दोनों यहीं पे से जाएंगी, कोई पाथ चेंज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि नॉर्मल पे प्लेन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी है कि क्या होगा कि अ रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ मिरर इज रिफ्लेक्ट बैक अलोंग द सेम पाथ। कहने का मतलब कि वो सेम पाथ से, मतलब एंगल आई भी ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ पर कोई एंगल तो बनाया नहीं, और एंगल आर भी कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ये कंडीशन ध्यान रखनी है आपको कि कभी भी ऐसा हो कि नॉर्मली पड़े तो वहाँ पर क्या होगा, एंगल आई भी ज़ीरो और एंगल आर भी
क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इतनी बात समझ आ गई। इसके बाद आते हैं हमारे पे, इसी को थोड़ा सा और डिटेल में समझने के लिए एक जो टॉपिक है कि अगर सरफेस पॉलिश्ड है तो हमें समझ आती है कि चीज़ें कैसे चलेंगी, कि हम क्या करेंगे, एंगल आई एंगल आर की हमने बात करी। अब यहाँ पर चीज़ों को हम थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं। एक होती है रेगुलर सरफेस, क्या होती है, रेगुलर सरफेस, और एक होती है डिफ्यूज्ड सरफेस। दो अलग अलग है, उसको मैं डिफरेंशिएट करके या इजी हो जाएगा आपके लिए। डिफ्यूज्ड सरफेस और एक क्या होती है, रेगुलर सरफेस, डिफ्यूज। तो यहाँ पर होता क्या है, रेगुलर की अगर हम बात करते हैं वहाँ पर रेगुलर मैनर मतलब कि स्ट्रेट है, बिल्कुल शाइनी सरफेस है उसकी। और यहाँ पर अगर मैं कोई भी रे फेंकूंगा, अगर मान लो मैंने 3 रेज फेंकी तो ये इसी प्रोपोर्शन में यहाँ पे से वापस आएंगी। मतलब ये यहाँ से आएगी, ये यहाँ से आएगी और ये यहाँ से आएगी। तो ये कौन बोलता है, ये रेगुलर सरफेस जो है कि मतलब जो प्रॉपर पॉलिश्ड है, प्रॉपर उसमें शाइन है, तो वहाँ पर से ऐसे रेज आएंगी। कहने का मतलब अगर हम रेगुलर सरफेस बोले, रेगुलर सरफेस ऑफ बीम ऑफ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड इन अ पैरेलल वे। मतलब अगर पैरेलली जा रही है तो पैरेलली ही वापस आएंगी, रेगुलर सरफेस में ऐसा होता है। इसी की जगह अगर मैं डिफ्यूज सरफेस ले लूँ, मतलब अगर यहाँ पर ऊबड़ खाबड़ हो, कोई सरफेस ऐसी हो जो कि मेनली ज़्यादा सरफेसेस होती हैं हमारे पास, तो ऐसी सरफेस पे क्या होगा, तो वहाँ पर क्या होगा कि जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट तो थी, मतलब लाइट तो हमने पैरेलल ही फेंकी, लेकिन वो पैरेलल जाएंगी नहीं, वो कहीं पे भी कहीं से भी मुड़ जाएंगी। क्या पता वो बहुत नीचे चली जाए, क्या पता वो वहीं पर से जहाँ पर गई हैं वहीं पर ऊपर की साइड निकल जाए। तो मतलब यहाँ पे इर्रेगुलर रहेगा मैनर। यहाँ पर अगर हम बात करें रेगुलर की, तो यहाँ पर प्रॉपर पैरेलल आई थी और पैरेलल ही जाएंगी। अगर हम बात करें डिफ्यूज की, तो डिफ्यूज में क्या होता है कि आती तो पैरेलल ही हैं, लेकिन वो जब वापस रिफ्लेक्ट होंगी तो उनका कोई पर्टिकुलर मैनर नहीं होगा, मतलब वो पैरेलली वापस नहीं जाएंगी। ये चीज़ क्लियर होगी। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। उसके बाद एक लाइन बोलता है कि द रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस कैन बी एक्सप्लेन एज फॉलोज। कि यहाँ पर ये कह रहा है कि कैसे एक्सप्लेन करेंगे हम इसको, कि हम क्या कहेंगे कि व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट आर रिफ्लेक्टेड ऑन अ रेगुलर सरफेस इट कम बैक इन अ रेगुलर मैनर और अ प्रॉपर मैनर, पैरेलली ही वो वापस आएंगी। ऐसे अगर हम इसकी बात करेंगे तो इम्प्रॉपर मैनर या पैरेलल वो वापस नहीं आएंगी। ये चीज़ क्लियर होगी। अब यहाँ पर क्या बात कर रहा है लास्ट में कि मोस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट अराउंड अस कॉज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ये तो ठीक है कि बहुत सारी चीज़ें हमने शाइनी बनाई हैं। जैसे अगर हम एक एग्जांपल है, सबसे बढ़िया एग्जांपल आता है सुनार की दुकान का, कि वहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा मिरर्स देखने को मिलते हैं कि जिससे कि वहाँ पर रिफ्लेक्शन बहुत एक्यूरेट हो, प्रॉपर रिफ्लेक्शन हो, जिससे कि उनकी शॉप शाइनी दिखे। ज़्यादा शाइनी दिखेगी तो क्या होगा कि वहाँ पर चमकता हुआ दिखेगा ना सोना, तो लोग अट्रैक्ट होंगे। कहने का मतलब ये है कि मेनली तो जो हमारी सरफेस हैं ज़्यादा, जैसे हमारा रूम है, दीवारें हैं, ये सब क्या डिफ्यूज्ड है, तो यहाँ पर हमें शाइनी चीज़ें नहीं दिखेंगी। यहाँ पे हमें रिफ्लेक्शन तो होगा लेकिन वो प्रॉपर एक पाथ पे नहीं होगा, पैरेलली नहीं होगा। ये चीज़ क्लियर होगी। उसके बाद 2 टॉपिक और आते हैं इसमें, जैसे रेगुलर और डिफ्यूज है, ऐसे ही 2-3 टॉपिक और आते हैं जिसमें कि हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एक आता है ऑब्जेक्ट और एक होता है इमेज। इन दोनों में क्या डिफरेंस है भैया? एक होता है ऑब्जेक्ट और एक होता है इमेज। अभी हम बात कर रहे हैं प्लेन मिरर की, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। एक होता है ऑब्जेक्ट, एक होता है इमेज। तो इसमें क्या डिफरेंस है? अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट की तो सिंपल सी बात है कि कोई भी चीज़ हमारे सामने है वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो रिफ्लेक्ट बैक कर सकती है। कि एनीथिंग विच गिव आउट लाइट रेज और एनीथिंग विच गिव आउट लाइट रेज रिफ्लेक्ट बैक व्हेन द बीम ऑफ लाइट हिट और फॉल ऑन दैट सरफेस। कोई भी चीज़ कहीं पर भी रखी हो, सब क्या ऑब्जेक्ट है। अगर हम बात करें इमेज की, तो इमेज के लिए क्या बोलता है आपकी बुक में कि इमेज इज अ ऑप्टिकल अपीयरेंस। ये बात ध्यान रखनी है कि ऑब्जेक्ट तो आप फिर भी लिख लेंगे कि एनीथिंग, यहाँ पर लिख लेना कि एनीथिंग विच रिफ्लेक्ट द रे ऑफ लाइट, ये तो ठीक है। यहाँ पर तो हम समझा देंगे कि एनीथिंग विच रिफ्लेक्ट द रे ऑफ लाइट वो ऑब्जेक्ट है। लेकिन इमेज को कैसे समझाएंगे? इमेज के लिए आपकी बुक में क्या लिखा है उसको ध्यान से समझना। क्या लिखा है आपकी बुक में कि इमेज एक ऑप्टिकल अपीयरेंस है। ये वर्ड आप लिखने में भूल जाएंगे, इनको ध्यान रखना इसलिए कि इमेज इज अ ऑप्टिकल अपीयरेंस। क्या है? एक ऑप्टिकल
अपीयरेंस है, ये बात ध्यान आएगी कि ऑप्टिकल अपीयरेंस है कि मतलब एक्चुअल में है नहीं कुछ ऐसा कुछ है नहीं एक्चुअल में, हमने मान लिया कि भैया ऐसा कि ऑप्टिकल अपीयरेंस है, जो लाइट रिफ्लेक्ट करी शाइनी सरफेस से वहाँ पर से बनी ऑप्टिकल अपीयरेंस है। प्रोड्यूस कब बनी है भैया, प्रोड्यूस्ड कब बनी, क्या हो गया इसको, ये कब बनी, जो ये आपकी लाइट रे है जब ये किसी सरफेस पे पड़ी उसने एक ऑप्टिकल अपीयरेंस बनाया, ठीक है। जो इसने ऑप्टिकल अपीयरेंस बनाया, क्या करा इसने, प्रोड्यूस करा। कहाँ पर प्रोड्यूस करेगा ये, प्रोड्यूस व्हेन लाइट रे कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, कि जो लाइट रे आई, लाइट रे व्हेन, ये ध्यान रखना जो मैं लिख रहा हूँ, व्हेन लाइट रे कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। तो अभी अगर आपसे कोई, वैसे तो इतना डिटेल में छोटे छोटे टॉपिक से इतना नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी आपको एक प्रॉपर वे में आंसर देना आना चाहिए कि इमेज क्या होती है, कि ऑप्टिकल अपीयरेंस है जो प्रोड्यूस होती है कब, जब लाइट रे कमिंग बैक या कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, जब वो ऑब्जेक्ट से हिट होकर वापस आती है तो एक इमेज फॉर्म होती है। आगे जाके हम ये भी देखेंगे कि ऑब्जेक्ट के थ्रू इमेज बनती कैसे है, क्या उसका पाथ रहता है, लेकिन अभी आपको इतना समझना है, ठीक है। इसके बाद दूसरी चीज़ क्या होती है कि जहाँ पर थोड़ा बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एक होती है रियल इमेज और एक होती है वर्चुअल इमेज। इमेज तो हमने देख लिया कि ऑप्टिकल अपीयरेंस को हम क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं। एक होती है हमारे पास रियल इमेज और एक होती है हमारे पास वर्चुअल इमेज। इन दोनों में क्या फ़र्क है, अगर हम रियल इमेज और वर्चुअल इमेज की बात करें तो जहाँ पर एक्चुअली मीट, वेयर रे ऑफ लाइट एक्चुअली मीट, ray of light actually meet at a point, उसको हम क्या बोलते हैं, रियल इमेज बोलते हैं। जो इस वजह से इमेज बन रही है, जैसे कि हम बात करें कि सिनेमा हॉल्स में, जो सिनेमा हॉल में आपकी इमेज बनी वो रियल है। अगर हम वर्चुअल की बात करें तो अपीयर्स टू बी मीट, यहाँ पे क्या बोल देंगे हम, अपीयर्स टू बी मीट, की जो रे ऑफ लाइट है वो क्या कर रही है, हमें लग रहा है कि मीट कर रही है लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। ऐसा होता कहाँ, ये तो बहुत इजी एग्जांपल हो गया, मान लिया कि मिरर, अभी तक हम वही पढ़ रहे हैं तो मिरर में ऐसा होता है भैया। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि रियल इमेज क्या होती है, जहाँ पर एक्चुअली मीट कर रही है, वेयर इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली मीट एट अ पॉइंट, उसको हम रियल इमेज बोलते हैं। वर्चुअल इमेज जहाँ पे इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे अपीयर्स टू बी मीट, ऐसा लग रहा है कि वो मिल रही है बट वो मिल नहीं रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज बोलते हैं। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। ये छोटे छोटे टॉपिक्स है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद इन्होंने क्या कहा है कि जो रियल इमेज है वो तो ठीक है, लेकिन जो वर्चुअल इमेज है ना, इसको हम इल्यूजन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इल्यूजन, कि भैया ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर कोई है बट है थोड़ी, मिरर के पीछे हम अपने आप को देख पा रहे हैं लेकिन हम है थोड़ी मिरर के पीछे। इल्यूजनरी इमेज, या इसको हम इल्यूजन कह सकते हैं कि क्या है, एक इल्यूजन है कि मत वाना भी है नहीं, कुछ दिख रहा है, अपीयर्स टू बी मीट वाली बात है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो छोटी छोटी चीज़ें थी जहाँ पे हमने डिफरेंशिएट करा चीज़ों को, ये इस चैप्टर का एक बहुत छोटा सा पार्ट था जो हमें पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, इमेज क्या होती है, रियल इमेज या वर्चुअल इमेज क्या होती है, या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमें पता होना चाहिए। इससे पहले हमने जैसे बात करी नेचर ऑफ लाइट की, है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी। जब हम इसके, अब जो इसके बाद वाला टॉपिक है वहाँ पर हम क्या करने वाले कि हम फॉर्मेशन ऑफ इमेज करेंगे इन अ प्लेन मिरर। तो इससे पहले आपको क्या करना है कि जो छोटी छोटी चीज़ें जिसके बारे में मैंने आपको थोड़ा थोड़ा समझाया, इसको पढ़ना है, क्योंकि जब हम आगे इनको लेके, इन टर्मिनोलॉजीज को लेके बात करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा अगर आपने ये टॉपिक नहीं देखा। इस बुक के इस टॉपिक को अगर आप स्किप करेंगे तो दिक्कत होगी आगे जाके। तो कोशिश करना कि इसको अपनी बुक के थ्रू, वीडियो जब आप देख रहे हैं तो एक बार इस वीडियो को देखने के बाद बुक पे ज़्यादातर फॉलो करें, क्योंकि बुक में जब आप एक चीज़ को 4-5 बार पढ़ेंगे, जब आपको नहीं आएगा समझ, फिर पढ़ेंगे तो आपको बुक की रीडिंग समझ आएगी। आप रीडिंग बिटवीन द लाइंस को समझने की कोशिश करेंगे और उससे आपकी जो आंसर राइटिंग है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आपको वर्ड्स पता चल रहे हैं बुक को पढ़ते हुए कि मैं क्या क्या ऐड ऑन कर सकता हूँ, ठीक है। तो सिर्फ लेक्चर पर रिलाई मत करना। बुक जो एक ओल्ड स्कूल टाइप पढ़ाई होती है ना हमारी, कि हम बुक को पढ़ते हैं, अंडरलाइन करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है अभी तुम्हारे लिए।
और जैसे कि तुम 10th में हो तो कोशिश करना कि जितनी बार तुम पढ़ रहे हो जो तुम्हें समझ आ रहा है उसको लिख के देखो, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी इस चीज़ को अभी हम यहीं तक रखते हैं और हम कोशिश करेंगे कि इसके आगे आने वाले जो वीडियो रहेगी उसमें आपके रे डायग्राम्स भी होंगे, तो कोशिश करना कि जैसे जैसे मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँगा आपके लिए रे डायग्राम्स, उन्हीं को आप अपने लिए अपनी कॉपी में भी ड्रॉ करें, जिससे कि आप प्रैक्टिस कर पाएँ उसकी और ज़्यादा। तो अभी इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और कोशिश करना कि आई नो कि थोड़ा बीच में ब्रेक लग गए वीडियो में बिकॉज ऑफ एग्ज़ाम्स, बट अब ये ब्रेक नहीं होंगे क्योंकि अब तुम्हारा फिर से एक नया सेशन स्टार्ट हो गया है, प्री बोर्ड्स की तैयारी करनी है, हाफ ऑफ द सिलेबस तुम्हारा कंप्लीट हो गया होगा। मेनली ये चीज़ इसलिए नहीं कि मैं तुम्हारे सिलेबस को टाइम पे ख़त्म कर दूँ या कुछ, ये चीज़ तो अलग है, ये तो वीडियो जो सीरीज़ चल रही है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये कि मैं तुम्हें ये भी समझा पाऊँ कि तुम्हें इस पॉइंट पे जो तुम्हारे हाफ ईयरली में चैप्टर्स हो गए उनको रिवाइज़ करना मत भूलना। इसके साथ साथ जो नए टॉपिक्स तुम पढ़ रहे हो उनको ऑन टाइम रिवाइज करो, क्योंकि इतना टाइम नहीं है तुम्हारे पास। सबके मोस्ट प्रोबेबली नवंबर लास्ट या 15 नवंबर से प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाएंगे, तो उस पर फोकस करना और रिवीजन को भी साथ रखना, ठीक है। तो स्टे कंसिस्टेंट, इस वीडियो पे कंसिस्टेंट रहो और इसके साथ साथ कोशिश करना कि वीडियोस को पूरा देखो, जिससे कि आपको हेल्प हो और एट द एंड आपको पता चले कि चीज़ों को कंसिस्टेंट कैसे रखता है। डिसिप्लिन मैनर में पढ़ो और इस वीडियो को यहीं पे एंड कर दें, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय।